नमस्कार स्टूडेंट। पॉलिटी के इस 5वें लेक्चर में आपको फंडामेंटल राइट टॉपिक मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए स्टूडेंट, मौलिक अधिकार से संबंधित सभी तथ्यों का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक मौलिक अधिकार है। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लेंगे और पूरे टॉपिक को एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, मौलिक अधिकार क्या है। व्हाट इज फंडामेंटल राइट। प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जन्म प्राप्त हो जाते हैं और जिनसे मानव के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। प्रिय छात्रों, इसमें दो इंपॉर्टेंट लाइन है। वे अधिकार जो मानव को जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और वे मानव के जीवन का सर्वांगीण विकास करते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते। ये राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते। हस्तक्षेप से मतलब है बच्चों इंटरफेयर, यानी कि इन्हें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोई भी गवर्नमेंट से मतलब है बच्चों स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव। कोई भी एक्ट बनाकर आपके फंडामेंटल राइट में इंटरफेयर नहीं कर सकती, आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार आपको आपके जीवन के विकास के लिए और आपकी कई प्रकार की स्वतंत्रताओं को सजोए रखते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में स्वतः ही अपना विकास करते हैं। उस विकास के लिए सरकार या हमें हमारा संविधान कुछ अधिकार देता है, उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार मिलना एक अलग बात है बच्चों, लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन भी होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक बात और लिखेंगे, ये सरकार को तानाशाह होने से रोकते हैं। डिक्टेटर तानाशाह होने से रोकते हैं। तानाशाह होने से रोकते हैं क्योंकि जो अधिकार आपको फंडामेंटल राइट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं, वो सरकार को हर हाल में आपको प्रोवाइड करने ही करने होंगे। जो फंडामेंटल राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किए गए हैं, उनको गवर्नमेंट आपको देगी ही देगी, यानी कि सरकार अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब है, यहां पर जो तानाशाह यानी डिक्टोक्रेसी है, ये फंडामेंटल राइट इस गवर्नमेंट को डिक्टेटर होने से भी रोकते हैं। दूसरी बात है, ये सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। निरंकुश से मतलब है बच्चों एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से निरंकुश नहीं हो सकती। निरंकुश का यह मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं एक जनता के अंकुश में बंधी हुई रहती है, यानी कि वो जनता की डिमांड के अनुसार ही वर्क करेगी। जनता के जो अधिकार हैं वो सरकार को देने ही पड़ेंगे, उन अधिकारों पर अंकुश नहीं लगा सकती। इसलिए मौलिक अधिकार सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है ना बच्चों, जब आप एग्जाम देते हैं और उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना उस समय ये स्टेटमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आप इन सभी हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, इन इंपॉर्टेंट स्टार लाइन को नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपके लिए यहां पर समझा देता हूं। बे अधिकार
जो मानव को जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और जो मानव के जीवन के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा हस्तक्षेपित नहीं किए जा सकते, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार सरकार को डिक्टेटर होने से रोकते हैं। मौलिक अधिकार सरकार को निरंकुश यानी एब्सोल्यूट होने से रोकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्यारे बच्चों, मौलिक थर्ड में एनालिसिस दिया गया है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, मैं बात करूं कि मौलिक अधिकार जो टॉपिक है, ये वनडे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम दीजिए, सीएचएसएल का दीजिए, या प्यारे बच्चों आप दे दीजिए कोई भी वनडे एग्जाम लाइक रेलवे है, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। आपको हर हाल में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है और मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं बच्चों, मौलिक अधिकारों का जन्म पहली बार कहां हुआ, ये फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में कैसे आए, इन्हें दुनिया में पहली बार कहां ओरिजिन किया गया। तो चलिए हम मौलिक अधिकारों के इतिहास के संदर्भ में कुछ समझते हैं। प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो इन्हें पहली बार ब्रिटेन के राजा जॉन सेकंड के द्वारा 1215 ईस्वी में, नोट करिए, 1215 ईस्वी में सेकंड ने ब्रिटेन के नागरिकों को, सिटीजन को 7 देने की घोषणा की। प्यारे बच्चों, जो इसने अनाउंसमेंट किया था 7 टाइप फंडामेंटल राइट देने का, इसी डिक्लेरेशन को, इसी घोषणा को प्यारे बच्चों अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी डिक्लेरेशन को कहा किया जाता है बच्चों अधिकारों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट। तो लिख देना, दिस अनाउंसमेंट ऑफ दिस किंग, ठीक है ना, दिस अनाउंसमेंट ऑफ दिस किंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ राइट। तो प्यारे बच्चों, ब्रिटेन की जनता को पहली बार 7 मौलिक अधिकार मिले। इन्हीं मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाएगा, मैग्ना कार्टा, अधिकारों का मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। आइए अगली बात करते हैं। आपको सभी को पता होगा कि ब्रिटेन का संविधान ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, मौखिक संविधान है। अब जब मौखिक संविधान है तो वहां लिखित रूप में मौलिक अधिकार नहीं होंगे। तो दुनिया में पहली बार मौलिक अधिकारों का लिखित स्वरूप कहां देखने को मिलेगा, आंसर में लगाएंगे बच्चों अमेरिका के संविधान में, क्योंकि दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहीं पर फंडामेंटल राइट रिटन फॉर्म में पहली बार दिए गए। तो फिर से एक लाइन नोट करेंगे, दुनिया में मौलिक स्वरूप, फर्स्ट रिटन नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट इन द वर्ल्ड इज सीन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिका मिलता है, अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। इसलिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका से लिया गया है। इसलिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से बोरो किए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है ना। अब जब अमेरिका से ये लिए गए तो इन्हें भारत के संविधान में शामिल करने के लिए बच्चों एक कमेटी बनाई गई थी। तो लिखेंगे अगली बात, इन्हें भारतीय संविधान में 1948 में
गठित पटेल समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। पटेल समिति का मतलब है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाई गई पटेल कमेटी। तो पटेल समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में बच्चों 7 मौलिक अधिकार 7 फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया था। ठीक है ना। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। अब 7 फंडामेंटल राइट उस दौरान तो थे, लेकिन बच्चों बाद में क्या होता है? 44th अमेंडमेंट यानी कि 44वां संशोधन 1978 में हुआ। और क्या हुआ बच्चों? आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था बच्चों, संपत्ति का अधिकार, क्या था? संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को बच्चों यहां से निकालकर 19(1) से और 31 से निकालकर कहां रख दिया इसको? अनुच्छेद 300A में, आर्टिकल 300A में इसे पहुंचा दिया। तो यानी कि संपत्ति का अधिकार बच्चों अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का जो नेचर है वो क्या है? कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार माना जाता है ये? कानूनी अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार। विधिक अधिकार तो कानूनी राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट। बच्चों ये तीनों बातें जो हैं अब किसके कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है आपको? राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर में हमेशा पहले वाले को लगाना है, कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट। अगर कानूनी अधिकार ऑप्शन में नहीं है तो आंसर लगा दीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर ये संविधान में है, देखो भाई संविधान से तो नहीं हटाया गया इसको, केवल मौलिक अधिकारों में जो पार्ट 3 है, मौलिक अधिकार जिस भाग में है संविधान के, उस भाग से निकाल दिया गया और निकाल के भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसे इंटरचेंज किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ये कानूनी राइट भी है। तो ध्यान रखना आंसर पहले कानूनी अधिकार लगाएंगे। चलिए अगली बात देखते हैं बच्चों। अब जब 7 में से राइट टू प्रॉपर्टी को घटा दिया तो वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है ना, 6। ध्यान रखेंगे प्रेजेंट टाइम में 6, लेकिन जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था उस समय 7 थी। ठीक है। चलिए अब एक हेडिंग डालेंगे, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की शर्तें। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की शर्तें। कंडीशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम। तो कंडीशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम में पहली बात ये पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होता है, कभी निलंबित नहीं होता। बच्चों ये क्वेश्चन आर्टिकल 20 वाला अभी सीपीओ में आया था। ठीक है ना, एसएससी सीपीओ में आया था बच्चों। ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, जो आपातकाल है, जो इमरजेंसी है, दूसरी बात देखते हैं बच्चों। जो आपातकाल है इसको आर्टिकल 352 में डिफाइन किया गया है। इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है और 352 में
इमरजेंसी को लगाने के 3 टाइप हैं बच्चों। कितने? 3 टाइप हैं। कौन कौन से हैं 3 टाइप? पहला टाइप ये है बच्चों कि अगर किसी देश से युद्ध हो जाता है तो आपातकाल लगाया जाएगा। अगर कोई देश हम पर आक्रमण कर देता है तो आपातकाल लगाया जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल अटैक। या हमारे ही देश के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस पैदा हो जाए, आर्म्ड रिवॉल्ट पैदा हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, हथियारों से मारकाट हो जाए, तब अनकंट्रोल जैसी सिचुएशन में इमरजेंसी लगाई जाएगी। सशस्त्र विद्रोह। अब बच्चों देखो, यहां पर मैं इस नंबर को कट कर देता हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर बच्चों इमरजेंसी सेकंड टाइप अब लिखेंगे आप, अगर इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अटैक, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाई गई है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 19 के सभी अधिकार स्वतः। लेकिन अगर बच्चों आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, तीसरी कंडीशन, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, तो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 19 के अधिकार। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ठीक है ना, कि आर्टिकल 20 और 21 तो इमरजेंसी में कभी सस्पेंड नहीं होता। अगर इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल अटैक के बिहाफ पर लगी है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिवॉल्ट के आधार पर लगी है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों मौलिक अधिकार जो 6 टाइप के हैं हम उनको लिखते हैं, ठीक है ना। तो 6 टाइप फंडामेंटल राइट डाल लीजिए हेडिंग, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर प्यारे बच्चों अनुच्छेद आर्टिकल 12 की। देखिए आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 बस विदाउट ये राइट के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसमें आपके मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार जो प्यारे बच्चों शुरू होते हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 14 से 15, 16, 17 और 18, इन 5 आर्टिकल के माध्यम से पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी कि यह टॉपिक हमको इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। तो राइट टू इक्वालिटी जो है फंडामेंटल राइट में वो पहले ही राइट है, और इसको आर्टिकल 14 से 18 तक एनालिसिस किया गया है विद 5th आर्टिकल, ठीक है ना। मैं बात करूं बच्चों आर्टिकल 19, 20, 21, 22, इन 4 आर्टिकल के थ्रू दूसरा फंडामेंटल राइट दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों, इसमें आपको राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है। राइट टू फ्रीडम, तो आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो आपकी फ्रीडम इंश्योर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल 19 से 22 तक इंश्योर की गई है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आर्टिकल 23, 24, इसके थ्रू आपको तीसरा फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार हमारा शोषण होने से भी बचाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। मौलिक अधिकार हमको क्या क्या देता है? हमको समानता का अधिकार देता है, ठीक है, हमको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और हमारा शोषण होने से भी ये बचाता है। तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 25, 26, 27, 28, प्यारे बच्चों इन 4 आर्टिकल के थ्रू आपको चौथा मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू
फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। तो आपको किसी भी धर्म को मानने की आजादी, उनके फेस्टिवल, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करना, ये सब आपको फ्रीडम दी गई है। तो ये हमको धर्म की भी आजादी देता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है बच्चों आर्टिकल 29 और 30। 29 और 30 में पांचवा अधिकार दिया गया प्यारे बच्चों, इसमें दिया शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में केवल दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और 30। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं बच्चों। आपको मैं पहले लिखवाया था कि 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो तो हट गया, तो 31 तो अब है नहीं। 32, 33, 34, 35 स्टूडेंट, इसमें आपको छठा फंडामेंटल राइट दिया गया है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब है बच्चों कि जितने भी आप इन 32 से पहले के जो भी आर्टिकल पढ़े और जिसमें आपको तमाम प्रकार के फ्रीडम मिले हुए हैं, उन फ्रीडम को अगर कोई आपकी छीन लेता है तो इन आर्टिकल का इस्तेमाल करके, यानी कि इन संवैधानिक उपचारों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि संवैधानिक उपचार का मतलब यह आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके आप अपने अधिकारों का उपचार करा सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल 32, इससे ऊपर की जितनी भी फ्रीडम है इन सबको इंश्योर करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आर्टिकल 32। देखो आप जनरली, जब मैं प्रेम्बल पढ़ा रहा था सेकंड पॉलिटी के लेक्चर में, आप वीडियो में अगर प्रेम्बल वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें मैं बताया था कि जो प्रस्तावना है प्यारे बच्चों, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, इस प्रेम्बल को कहा जाता है भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा। क्या कहा जाता है इसे? हृदय और आत्मा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार, बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 मतलब ये वाला जिसमें आपके राइट अगर कोई छीन लेता है तो उनको कोर्ट के माध्यम से दोबारा से आप प्राप्त कर सकते हो, ये इंश्योर किया गया है आर्टिकल 32 में। तो 32 की इंपोर्टेंसी को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो दो क्वेश्चन है, दो पर आता है हार्ट एंड सोल वाली बात। अगर विदाउट नेम क्वेश्चन आएगा कि संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो आंसर लगाइए प्रस्तावना। लेकिन अगर क्वेश्चन विद नेम पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर संविधान की हार्ट एंड सोल किसे कहते हैं, तो आंसर लगा दीजिएगा 32। अगर 32 ऑप्शन में नहीं होगा, यानी कि आर्टिकल अगर ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चों फिर मिलेगा आपके लिए यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वाला ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगली मैं बात करूं, अब ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जो हमने 6 टाइप की ये फ्रीडम नोट कराई है, ये आपको सीक्वेंस में आनी चाहिए। अब सीक्वेंस में आने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। देखो पहली वाली जो अधिकार था बच्चों, उसमें था समानता का अधिकार। ट्रिक में बता रहा हूं यहाँ पर याद करने के लिए। पहला क्या था बच्चों? समानता का अधिकार। दूसरा क्या था? बोलो, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमने एक एक वर्ड नोट कर लिया। चौथा क्या था? धार्मिक, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद था बच्चों शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और पांचवा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमने हर एक से जो कीवर्ड है वो ले लिया है। तो अब इन कीवर्ड को आपको सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे? समान, सॉरी इस वर्ड को ठीक करें बच्चों, सामने लिख दिया। देखो समानता मतलब समान, ठीक है ना। स्वतंत्रता शोषण, यानी कि समान स्वतंत्रता का शोषण, धर्म शिक्षा का उपचार, ऐसे याद रखना है आपको। समान स्वतंत्रता का शोषण, धर्म शिक्षा का उपचार। तो ये 6 वर्ड इसमें है और 6 टाइप की फंडामेंटल राइट है, आप आसानी से याद करोगे।
पहला फंडामेंटल राइट कौन सा हो जाएगा? समानता का अधिकार, यानी समान वाली बात आ गई। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 नंबर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और 6 नंबर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना? ये आपको इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस से ही क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन। हेडिंग डालेंगे मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों आर्टिकल 12 की। देखो आर्टिकल 12 में केवल राज्य को परिभाषित किया गया, राज्य को परिभाषित किया गया, यानी डिफाइंड टू स्टेट, और कुछ नहीं है बस इसमें। इसमें राज्य का मतलब बताया है बच्चों सरकार से, सरकार मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार। इसमें राज्य का मतलब बताया गया है संसद। इसमें राज्य का मतलब बताया गया राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है ना? यानी कि ये जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी हैं, जो भी एक्ट बनाने का काम करती हैं या अमेंडमेंट करने का काम करती हैं, संशोधन या कानून बनाने का जो भी काम करती है ना, ये सारे के सारे बच्चों, सारे के सारे जो हैं, कोई भी ऐसा एक्ट या अमेंडमेंट नहीं बनाएंगे जिससे कि मौलिक अधिकारों का शोषण हो। ठीक है? तो जो गवर्नमेंट बॉडी है वही अमेंडमेंट करती है, वही कानून बनाती है। तो इसमें बताया गया कि जितनी भी गवर्नमेंट के अंडर में लॉ मेकर बॉडी है, वो कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट किसी का डिप्राइव हो, वायलेंस हो। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं यहाँ पर आर्टिकल 13 की। देखो ये आर्टिकल आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना? आर्टिकल 12 आपको किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो कोई याद नहीं करना इसको। ठीक है? आर्टिकल 13 की बात करते हैं बच्चों। आर्टिकल 13 भी वनडे एग्जाम में तो नहीं आता है, लाइक पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है इसका, तो वनडे एग्जाम में तो ये भी नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आर्टिकल 13 याद ना करें। लेकिन आर्टिकल 13 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 13 बच्चों, देखिए मैं यहां आपके लिए बता रहा हूं कि भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, संसद को बच्चों संविधान में संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 368 में दी गई है। ठीक है ना? संशोधन करने की शक्ति, संसद को संशोधन करने की, अमेंडमेंट करने की शक्ति आर्टिकल 368 में दी गई है। लेकिन 368 के थ्रू अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में इंप्लीमेंट नहीं होगा। यानी कि संसद इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मौलिक अधिकारों को छोड़कर। अब मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना होगा तो उससे आर्टिकल 13 इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? तो आर्टिकल 13 में जो संशोधन होगा बच्चों, वो केवल केवल मौलिक अधिकारों में ही लागू होगा, केवल केवल फंडामेंटल राइट में। और ये वाला जो संशोधन होगा ये पूरे संविधान में लागू होगा, मौलिक अधिकारों को छोड़कर। तो आर्टिकल 13 में बताया गया है कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, में संशोधन कर सकती है या कोई कानून बना सकती है। ठीक है ना? फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन संसद ऐसा कोई कानून या संशोधन नहीं करेगी, नहीं करेगी जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता हो, डिप्राइवेशन होता हो। यानी कि पार्लियामेंट को, देखो ये जो आर्टिकल है पार्लियामेंट को, ठीक है ना, राइट देता है मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का और उसमें एक्ट बनाने का। लेकिन यही आर्टिकल ये भी कह रहा है आप ऐसा कोई भी अमेंडमेंट एक्ट नहीं बनाएंगे जिससे किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट डिप्राइव होता है या कम होता है या घटता है। तो ये आर्टिकल पार्लियामेंट को एक्ट बनाने की परमिशन भी दे रहा है और एक्ट बनाने से रोक भी रहा है। ठीक है? तो यही आर्टिकल है जिसके माध्यम से हमें संविधान की सर्वोच्चता का पता चलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद से ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान की सर्वोच्चता का पता चलता है, क्योंकि जैसे आर्टिकल कह रहा है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट वैसे ही वर्क करेगी। यानी कि पार्लियामेंट किसके अंडर में काम करती है? सरकार के। और सरकार किसके अनुसार काम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे ऊपर कौन रहा? कॉन्स्टिट्यूशन रहा। यानी कि सर्वोच्चता, सबसे ऊपर का मतलब है सर्वोच्चता। तो फाइनली भारत में जो सबसे ऊपर होता है वो कौन होता है? संविधान होता है। ठीक है ना, सर्वोच्चता किसमें होती है? संविधान में होती है। तो बच्चों आर्टिकल 12 और 13 मैंने बताया था। अब आता है बच्चों मौलिक अधिकारों के टाइप जो है 6 टाइप। उनमें सबसे पहला आएगा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को बच्चों आर्टिकल 14 से लेके 18 तक एक्सप्लेन करेंगे हम। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा मेरे, जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा। ठीक है ना। तो जो हमने कंटेंट फंडामेंटल राइट के डेवलपमेंट का हमने पढ़ा, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा और इस वीडियो को एक आध बार आप और देख लेना, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो तब तक के लिए हम बच्चों आपसे विदाई लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको मिलेंगे।